साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आज 6 अगस्त है, तो आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। एक तो आप जान ही रहे हैं कि 6 अगस्त को दुनिया की सबसे विनाशकारी घटना हुई थी। मानव के द्वारा मानवता के समापन और नष्ट और भ्रष्ट करने का ये सबसे बड़ा तांडव था, सबसे बड़ी विनाशकारी, जिसका अभिशाप अभी तक इस दुनिया में आच्छादित है। आप ये समझिए। दूसरा आज विषय है वर्तमान विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब की टिप्पणी। प्रभु जो टिप्पणी को आप सुनिए वो आज की प्रासंगिकता है। भगवान प्रभु श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी को महान कूटनीतिज्ञ, महान विचारक बताते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का महाभारत में किया गया संचालन और की गई कूटनीति की महान चालें से सिद्ध किया है कि दुनिया के दो सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, एक पवन पुत्र हनुमान जी और एक भगवान श्री कृष्ण जी। और वास्तव में उस छोटे से उनके संबोधन को, व्याख्यान को अवश्य ही हम सब भारतीयों को, क्या पूरी दुनिया को अवश्य ही सुनना चाहिए। और 6 अगस्त की विभीषिका पर ध्यान देना चाहिए कि जापान ने एक छोटी सी शर्त न मानने पर अमेरिका, जिसे हम महाशक्ति कहते हैं, वो वास्तव में मानवता की हत्या करने की सबसे बड़ी महाशक्ति है। 6 अगस्त को मारा और 9 अगस्त को पर्चे बंटवा के नागासाकी में मारा, जिसमें करोड़ों आदमी एक साथ मारे गए और अभी तक मर रहे हैं। प्रकृति, नेचर, एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा हत्यारा अगर कोई देश है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हाँ, अगर आप उसकी बात ना माने तो वो आपको बर्बाद कर देगा। जापान ऐसा शांत प्रिय देश, जापान ऐसा महात्मा बुद्ध का अनुयायी, इस दुनिया में सबसे कमज़ोर अगर कोई है तो जो अहिंसा पे चल रहा है वो है, और उसी को सताया जाता है। ये इस बात का प्रमाण है। अमेरिका ने इसीलिए जापान को चुना। और भी देश थे जो मित्र राष्ट्रों से लड़ रहे थे, लेकिन सबसे कमज़ोर, अहिंसा का पुजारी, अहिंसा के देशवासी जापान को अमेरिका ने चुना। आज वास्तव में अगर कोई विकल्प है तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो सनातनी सोच है, वही इस पूरी दुनिया का कल्याण कर सकती है। तो चलिए श्री जयशंकर साहब जी को, विदेश मंत्री सर्वश्री जयशंकर साहब को हम सुनते हैं। पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और ये बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी, और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस, मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूं कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था, जिसमें अलग अलग राज्य थे। सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं। 1-2 नॉन अलाइन निकले बीच, जैसे बलराम थे या रुक्मा थे। या अब हम कहते हैं कि ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं।
पर वो भी वो फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार, उसके बाद आपको पता है उन्होंने क्या किया। या आजकल ये टर्म आया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, हाँ, कि एक मर्यादा होती है देशों के बीच में जो राजनीति में, कि आपस में कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। महाभारत की कहानी क्या है कि जो रूल्स का उल्लंघन करते हैं, जैसे कर्ण या दुर्योधन, वो अपने आखिरी समय में खुद उनको अचानक रूल्स याद आ जाती कि वो कहते हैं भाई ये नहीं करो क्योंकि ये रूल के मुताबिक, और पूरी जिंदगी जो है उन्होंने उसी रूल्स का उन्होंने पालन नहीं किया था। आज हम कभी कभी आपस में हमारी डिबेट होती है कि हमारे खिलाफ हमसे बड़ा देश। अब ये याद रखिएगा कि पांडव जो है, पांडव कौरव की प्रोपोर्शन जो थी वो 7-11 थी, कि वो छोटी फौज थी, उनके पास छोटी फौज थी पर बड़ी सोच थी, अनुशासन ज्यादा था, क्रिएटिविटी ज्यादा था, इंटेलिजेंस ज्यादा था, और श्री कृष्ण उनके साथ थे। और हम कभी कभी रेपुटेशनल कॉस्ट की बात करते हैं कि रेपुटेशन जो है कूटनीति में, राजनीति में भी, जिस पे आप भरोसा, अब भरोसा की मैं क्या कीमत बताऊं आपको, जिस पे भरोसा करते हैं उसकी जो वैल्यू जो है, पार्टी हो, आदमी हो, देश हो, रेपुटेशन की बहुत कीमत होती। और पांडवों की रेपुटेशन जो है कौरव से इतनी अच्छी थी, रेपुटेशन का बहुत फर्क पड़ा। और कभी कभी ये भी है कि जो बड़े गोल, जो लार्जर गुड के लिए कभी लोगों को माने टैक्टिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ये भी इसके बहुत उदाहरण, जो युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के बारे में कहा, अब स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, जो जब कृष्ण भगवान ने सूर्यस का एक किस्म से इल्यूजन क्रिएट किया तो जयद्रथ को लगा कि वो बच गए। हम जो हैं इतनी माने आसानी से ये शब्द लेते हैं, ट्रोजन हॉर्स, अखिलीस हील, गॉर्डियन नॉट। अब ये कहां से आते हैं ये शब्द? किसी और के कथा से आते हैं। अब मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी वही कथा पढ़ता हूं, मुझे भी उसमें रुचि है, पर मैं हमारे देशवासियों को समझाना चाहता हूं कि भाई आप अपने बारे में भी पढ़िए, इसका भी महत्व समझिए। इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर दूसरों के अनुभवों और दूसरे के कथाओं से नहीं बनेगी। इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडिया के एपिक से बनेगी। आपने सर्वश्री विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब के एक एक शब्दों को सुना होगा। उन्होंने 10 कूटनीतिक उपाय बताए हैं और वो 10 महाभारत के पूर्ण गाथा में अलंकृत हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। और उन्होंने साथ ही साथ ये बताया है कि महाभारत के खलनायक पहले तो रूल्स वेल्स ऑर्डर बनाया करते थे, दुर्योधन और कर्ण आदि, और फिर जब वो परास्त होने लगते थे तब फिर वो उसी रूल्स एंड ऑर्डर को तोड़ते थे। तो आज महाशक्ति यही कर रही है। दूसरा, दुनिया में आज कुछ शब्द आ गए हैं, नई शब्दावली आ गई है। हाँ, सिर्फ हमारी संस्कृत और हिंदी का रूपांतरण पूरी दुनिया में चल रहा है, संस्कृत का। हाँ, नए शब्द हैं ट्रोजन्स नॉट, गॉर्डियंस नॉट, अकीलन फील। ये क्या है? ये क्या, आज पूरा वर्ल्ड की कूटनीति इन्हीं 3 शब्दों पर चल रही है। तो देखिए, इनके मूल को ढूंढिए, इनके मूल को, आखिर पेड़ की जड़ कहाँ है, ये विचार आए कहाँ दुनिया में। तो दुनिया में ये विचार सिर्फ प्रभु राम जी के समय और प्रभु श्री कृष्ण जी के समय चरितार्थ हुए। हाँ,
और उन्हीं का फॉलो अप है आज भी। तो हम अपने मूल को न पहचान के और दुनिया के जो नए नए शब्द आ रहे हैं भ्रमजाल, उसमें फंसते जा रहे हैं। वास्तव में भारत को अपनी विदेश नीति, जैसे आप आजकल टैरिफ मामला चल रहा है, टैरिफ पूरी दुनिया में हर न्यूज में, हर समाचार पत्र में टैरिफ, अमेरिका के राष्ट्रपति टैरिफ। और सबसे बड़ी बात आपको और ये बताएं कि ध्यान रखिए सभी नागरिकों कि अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे टू मैन। ये टा शब्द अमेरिका में बहुत ही भयानक शब्द है। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, बस समझ जाइएगा। उन्हीं ने मानवता के विनाश का, मानवता के हत्या, हिरोशिमा और नागासाकी पे वहाँ बम बनवाए इसीलिए, और इसीलिए विस्फोट भी करवाए। और जो पायलट था उसका भी नाम देख लीजिए, उसका नाम था कर्नल ट्वेटस जूनियर। हाँ, तो समझ लीजिएगा कि टा नाम जो है कुछ ना कुछ मानवता के विध्वंस का काम करके ही जाएगा। ये वास्तव में हम इसलिए नहीं कह रहे हैं। पेरिस के जो क्लाइमेट चेंजिंग का सबसे बड़ा अधिवेशन हुआ था, मतलब पर्यावरण, प्रकृति और क्लाइमेट चेंजिंग के लिए फंड इकट्ठा किया जाना था उसमें, तब यही राष्ट्रपति महोदय अपने पिछले कार्यकाल में उस पेरिस सम्मेलन को छोड़कर चले गए थे। इससे आप समझ रहे हैं कि यदि पेरिस सम्मेलन में ये रहे होते और इन्होंने फंड दिया होता संगठन को, तो आज वास्तव में दुनिया का तापमान इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ता। कुछ न कुछ उस फंड से अच्छी योजनाएं बनती। इसलिए ये प्रकृति और नेचर के सबसे बड़ा विरोधी वो हैं, मतलब नायक, राष्ट्राध्यक्ष वर्तमान समय में। तो जो प्रकृति का मतलब वो नहीं है, हमारा चैनल प्रकृति संरक्षण व संवर्धन में मानवता के हित का ध्यान नहीं रखता। हमारा चैनल उसके विरोध में या उसकी समीक्षात्मक टिप्पणी में अवश्य ही समय समय पर खड़ा होता है। हाँ, यद्यपि ये मैं जानता हूँ कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो मानवता के लिए, जो प्रकृति के लिए अच्छा हो, उसको बोलना ही सबसे बड़ी एक मतलब मानव सेवा है। तो भाई चलिए हम करते हैं। सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना मंथन है। समुद्र मंथन तो होना ही चाहिए दुनिया में। हाँ, मतलब नए विचारों की क्रांति, नए विचारों पर मंथन। तो अगर हम विचार नहीं रखेंगे तो भाई आप लोग भी कैसे अपना अपना विचारों की उस गुत्थी में अपने अपने भी विचार रखेंगे जो मानवता के हित के लिए होंगे। दोबारा इस दुनिया में नागासाकी और हिरोशिमा ऐसी नृशंस हत्याएं व विनाशकारी घटनाएं न हों, तथा पेरिस सम्मेलन को ऐसे अभागा बना के न छोड़ा जाए। यदि भारत देश उसमें जिम्मेदारी ना उठाता तो वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रकृति और मानवता का नुकसान होता। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। समय पर इसी तरह की समय के अनुसार आपको टिप्पणियाँ मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।